अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। अब देखिए आयन क्या होता है, आयन एक ऐसी स्पीसीज है जिस पर क्या हो, चार्ज हो। तो आयन पर चार्ज क्या हो सकता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज जिस पर होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन या फिर धनायन। नेगेटिव चार्ज जिस पर होता है उसको क्या बोलते हैं, एनायन या फिर ऋणायन। अब क्या करते हैं कैटायन और एनायन के केस में, कैटायन का मतलब होगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया है, जो पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव कैसे बन सकते हैं किसी भी आयन के। मान लीजिए ये है आपके पास कोई एटम है, ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब इसमें से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। और ये आपके पास कोई एटम है बी, ये एनायन कैसे बन सकता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, जुड़े हुए हो। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या होगा, बी माइनस, इलेक्ट्रॉन एडेड। यही कैटायन और एनायन का खेल है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कैटायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। अगर ए पर ए प्लस है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटाया, ए 2 प्लस होता तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हटाए, 2 इलेक्ट्रॉन हटाए। बी माइनस है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, और बी 2 माइनस होता तो कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ते, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते। यही अपन करने वाले हैं आयंस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं आयंस का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s1। अगर मैं कहूं कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है H माइनस का, तो आप क्या करोगे, बोलिए। H माइनस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1s2। और अगर मैं कहूं कि H प्लस बनाना है आपको, तो क्या हो जाएगा, 1s0, एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचेगा। अब बात करते हैं सेकंड। मान लीजिए आपके पास है लिथियम, कॉन्फ़िगरेशन पता है 3 नंबर है, तो 1s2 2s1। आपको क्या करना है, एक तो Li प्लस बनाना है और एक Li2 प्लस बनाना है। Li प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। और एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है, इलेक्ट्रॉन इज added or removed from outermost cell। तो बेटा सबसे लास्ट में जिसमें इलेक्ट्रॉन बने उसी में तो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या उसी में से हटते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कहां से हटेगा, इसमें से हटेगा। तो 1s2 और 2s पर कितना आ जाएगा, जी। वैसे लिखना जरूरी नहीं है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, ताकि आपको ध्यान रहे। अब Li+2 का मतलब क्या होगा बताइए, +2 का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने, किसमें से, इसमें से या इसमें से। 2 हटाने हैं तो बेटा इसमें से, एक हटाना है तो इसमें से। अब इसमें से 2 हटाएंगे, कहां से हटेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन ये वाला और दूसरा एक इसमें से हट जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 1s1। ठीक है, ध्यान में रहेगा। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल, कुछ एनायंस की बात करते हैं। एक है आपके पास नाइट्रोजन और एक है N3-, इसका बताना है। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s2 2s2 और 2p3। -3 करना है, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। बेटा लास्ट वाले में ऐड किया, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं फोर्थ। आपको एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 बताना है। तो बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने चाहिए, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, अब ये नहीं बताऊंगा ये कैसे आया है, ठीक है। अब Al+3 करना है, 3 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का मतलब हटाना है, पहले ये हटेगा फिर 2 ये हटेंगे, तो ये दोनों हटा दो, 1s2 2s2 2p6। ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं Cl- का। अब बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना नंबर होता है, बोलिए, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। कॉन्फ़िगरेशन से बता दूंगा मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कितना नंबर होता है, बोलिए, 17। अब ये तो बेटा मैंने Cl का लिखा है, Cl- का एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन
बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं आपको। अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अब देखिए अपन लिख रहे हैं स्कैंडियम के कॉन्फ़िगरेशन और उसके आयन। स्कैंडियम 21 की ट्रिक याद है, Ar, ये 2 और ये 1। अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, एक इलेक्ट्रॉन किस में से हटेगा बताइए, 4s में से हटेगा या 3d में से हटेगा? बेटा आउटर मोस्ट कौन सी होती है? आउटर मोस्ट होती है सबसे लास्ट की बड़ी सेल, और बड़ी सेल कौन सी है? ये है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। मैंने ये नहीं बोला था बेटा कि जिसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या हटते हैं उसमें जोड़ना है, उसमें से हटाना है। मैंने ये कहा था आउटर मोस्ट सेल, और आउटर मोस्ट सेल वो होती है जिसके लिए n की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। तो यहां पर आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी? 4s होगी, ना कि 3d। इसका मतलब ये कि अपन इलेक्ट्रॉन किस में से जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो पहले तो 4s से ही होगा, पॉजिटिव है तो मतलब हटाना है, तो क्या हो जाएगा? Ar 4s1 और 3d1। ठीक है, अब बात करते हैं स्कैंडियम प्लस 3 की। स्कैंडियम प्लस 3 की अगर बात करें तो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, तो Ar 2 ये हटे तो यहां पर तो ना तो 4s में इलेक्ट्रॉन आएगा और ना ही 3d में आएगा। अब मैं आपसे साथ ही साथ बात करता हूं किसकी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की भी बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने स्पिन क्वांटम नंबर में आपको सिखाया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने हैं। आपको पता है s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और d में कितने होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है। ठीक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये तो पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 1। इसमें कितने होंगे बेटा? d का 1 और s में तो बेटा 2 थे तो पेयर्ड थे, अब दोनों में क्या हो जाएंगे? 1 1 अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो इसमें अनपेयर्ड कितने हो गए? 2, और यहां पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये तो बात हुई अपनी स्कैंडियम की। अब करते हैं नेक्स्ट 6 के बाद में 7th एग्जाम। मैंगनीज कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Ar 4s2 3d5। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने बेटा, अगर मेरी वो क्लास आपने अटेंटिव होकर ध्यान से अटेंड की थी तो आपको पता लग जाएगा क्या कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, और डी में कितने होंगे? 5 होंगे। क्यों? क्योंकि डी में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन अपन अनपेयर्ड भर सकते हैं, उसके बाद में पेयरिंग होती है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर स्मॉल n कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि आपको लिखना है Mn+2, तो बताइए कौन से 2 इलेक्ट्रॉन हटेंगे? आउटर मोस्ट सेल ये है, तो कौन से हटेंगे? ये हटेंगे, तो 3d5। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? इसमें भी 5। ठीक है, अब कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम बड़ा ही ज्यादा खतरनाक, तो क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? पहला चैलेंज तो आपके लिए यही है, तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो करेक्ट क्या होता है? 4s1 3d5। क्या होता है? 4s1 3d5। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब देखिए आपको क्या करना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं इसमें। बेटा 2 होते तो नहीं होता, s1 है, s2 में 0 तो s1 में 1, तो 1 प्लस d में 5 तक तो अनपेयर्ड ही रहते हैं, तो 1 + 5 = 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर मैं आपको कहूं कि आपको लिखना है Cr+1 का कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या लिखोगे? 4s0 3d5। अगर मैं कहूं आपको लिखना है Cr+3 का, तो आप क्या लिखोगे? ये 1 यहां से हटेगा, 2 यहां से, तो पीछे क्या बचेगा? 3d3। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। तो कुछ इस तरीके से अपन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। कुछ 1-2 कॉन्फ़िगरेशन और ले लेते हैं, उनके डायरेक्ट में आपको कॉन्फ़िगरेशन से आयनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं। तो मैं यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चंस दे रहा हूं। क्या करना आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और आयनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखिए आपको इन कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, प्लस इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। वीडियो पॉज करके आप करें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैलकुलेट करने हैं थोड़े से फास्ट तरीके से। देखिए सबसे पहले वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 23। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 4s2 3d3। 23 तो होता है 2 और 3।
+2 किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाने, कौन से हटाएंगे, ये हटा दो। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो, चलिए मैं लिख देता हूं कि सबसे पहले आपके पास ये था, इससे कॉन्फ़िगरेशन आ गया क्या, 4s0 3d3, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n इक्वल टू, पूरा लिख देता हूं, Fe कितने नंबर होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम Mn के बाद में Fe 26, तो 26 का आपको क्या लिखना है, ये तो होता है 26, +3 करने हैं तो 2 1 यहां से, तो पीछे बचेगा 3d5, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कोबाल्ट की बात करें तो 26 के बाद ये 27 नंबर ही होता है, तो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका, S2 और D7। अब बेटा पूरा मत लिखें, शॉर्टकट में चले, +3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, D6, और 6 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने, ये मैंने आपको पूरा बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इक्वल टू 4। तो देखिए टाइम थोड़े ना लग रहा है। निकल की बात करें 28, तो 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं तो 3d8 बचेगा, और n की वैल्यू कितनी होती है इसमें, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन d8 में कितने, 2, कैसे, 8 के बाद 9th और 10th अनपेड। Cu का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, 4s1 3d10, तो यहां पर +1 का क्या हो जाएगा, 3d10, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन d10 में कितने होते हैं, तो आपने बड़ा ही आसानी से इनके अंदर क्या कर लिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए, ठीक है। तो देखिए अब अपना क्वांटम नंबर का लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, किससे, म्यू से। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये जो मैग्नेटिज्म होता है ये 2 टाइप का होता है बेटा, कौन सा, एक तो आपका होता है डायामैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक की बात करें तो इसको हिंदी में प्रतिचुंबकीय भी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, अनुचुंबक। डाया का मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसका मतलब क्या होता है, नो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नेचर इसके अंदर नहीं होती है, डाई मतलब मर गई, और पैरामैग्नेटिक का मतलब इसमें मैग्नेटिक नेचर होती है। आप इसको अनपेड इलेक्ट्रॉन से भी काउंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले इसका एक फॉर्मूला है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का या फिर पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर से बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। और ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला म्यू क्या होता है, √n+2 bm। यहां पर ये bm क्या है, bm क्या है, इसकी एक यूनिट जिसे फुल फॉर्म होती है बोर मैग्नेटो, क्या होता है, बोर मैग्नेटो। तो ये पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड करता है किस पर, n। अगर बेटा आपको पता है n की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगर मैं ये कहूं कि n की वैल्यू अगर 0 है तो म्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और म्यू 0 जिसको 0 आएगा उसको क्या बोलेंगे, डाया मैग्नेटिक स्पीशीज। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू नॉन जीरो है तो उसका म्यू भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, मतलब उसके अंदर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होंगे। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, ठीक है।
तो अब देखिए अपन क्या करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे और ये बताएंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक। तो देखिए सबसे पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसको अपन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो जीरो हुआ तो इस फॉर्मूले में जीरो लिखोगे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, जीरो ही आएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ गया तो उसे क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक मोमेंट, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। इसके अलावा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी अपन केवल इतने ही कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 है, तो यहां फॉर्मूले में लिखो 1 1 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, √3। 2 रखेंगे तो 2 and 2 4, 4 2 जा 8। 3 रखेंगे तो 3 and 2 5, 5 3 जा 15। इसी तरीके से लिखें 4 2 6, 6 4 जा 24, फिर आप रखोगे 35, फिर आप रखोगे तो 6 लिखो तो 6 2 8, 8 6 जा 40। इनका रूट भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि √3 का कितना होता है, 1.7, इसका क्या होता है लगभग 2.8, 3.9, 4.9, 5.9, 6.9। तो आप कहोगे सर आपने इतना फास्ट कैलकुलेट कैसे कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन तो ये रिजल्ट आता है, ये मैं बार बार करता हूं तो ध्यान में रहेगा। अब आप एक इंटरेस्टिंग काम और कर सकते हो, अगर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन पता है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट बिना फॉर्मूला लगाए कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 1 पॉइंट कुछ कुछ 1.7। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 2 पॉइंट कुछ कुछ मतलब 2.8। यहां पर होगा तो 3 3.9, 4 4.9, 5 5.9, 6 6.9। तो आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने से। अब आप देखो ये जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बता। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्या, नहीं। तो आप क्या कहोगे, मैग्नेटिक नेचर जो है वो कब कब बढ़ेगी, जब म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, और म्यू कब बढ़ेगा, जब एन बढ़ेगा। तो इसका उल्टा आप डायरेक्टली बता सकते हो, जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा और मैग्नेटिक नेचर भी बढ़ती जाएगी, पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ती जाएगी। अब मैं आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैग्नीज +2। इसमें आपको क्या बताना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं और मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। आपको पता है, देखिए सबसे फास्ट करने का तरीका, Mn का 25 होता है तो 4s2 3d5 होता है कॉन्फ़िगरेशन, +2 किया तो 3d5 बचा। अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको पता है इसमें 5 होते हैं और n की वैल्यू अगर बेटा 5 है तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 5.9 दी। चाहे तो कैलकुलेट कर लो, म्यू इक्वल टू √5 5 + 2 इक्वल टू √5 to 7 35, √35 इक्वल टू 5. तो आपको मैंने क्या बताया था, एक डायरेक्ट तरीका बता दिया, उसके हेल्प से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट म्यू। पहला है आपके लिए Cu+1, नंबर 2 है Zn प्लस Cu+1 क्रोमियम का ले लीजिए, Cr+1, Zn+2 और Co+3। इनका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है। क्रोमियम क्या होता है, 4s1 3d5, s1 का हटाओगे तो 3d5, 3d5 का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 5,
5 का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 भी है। आसान है। Zn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d10, पीछे क्या बचेगा 3d10, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 0 और मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो गया 0, तो ये क्या हो गया डायामैग्नेटिक। CO+3 की बात करें, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, तो 27 का 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो क्या बचेगा 3d6, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 4.9, मतलब ये क्या हुआ पैरामैग्नेटिक। तो आज के लेक्चर में अपने क्या किया कि कैसे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है, ये आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर अपना क्वांटम नंबर जो टॉपिक है वो होता है फिनिश।